विमल है और हम पढ़ रहे हैं ए कम्स ऑफ एज, चैप्टर 1 व्हेन ए केम ऑफ एज। कल हमने पढ़ा था बिल डब्ल्यू के संस्मरण, उनके यूरोप के टूर के, बिल और लुइस के, कि अलग अलग देशों में, अलग अलग शहरों में किस तरीके से ए फैला, किन किन का वहाँ पे रोल रहा और कैसे वहाँ पे ए का संदेश पहुंचा। और उसने एक हल्का सा जिक्र किया था नॉर्वे के बारे में। लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो नॉर्वे की असली कहानी है। पेज नंबर 27, लास्ट पैरा। I saved a Norwegian impression for the final part of this foreign account because the story of the beginning there is a classic. यूरोप के टूर का जो भी मेरा अनुभव रहा, उसमें नॉर्वे का जो मेरा इम्प्रेशन रहा, जो मेरा जो असर मुझ पे पड़ा, जो असर मुझे दिखा नॉर्वे में, तो उसको मैंने अपने यूरोपियन टूर के आखिरी हिस्से के लिए बचा के छोड़ा है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो शुरुआत हुई ए की, वो वाकई में कुछ खास थी, कुछ विशेष थी, विशिष्ट शुरुआत, कुछ अलग प्रकार से शुरुआत। It all started in Greenwich, Connecticut, in a coffee shop owned by a quiet little Norwegian and his devoted wife. शुरुआत कहाँ से हुई? ग्रीनविच, कनेक्टिकट, अमेरिका में। वहां पे एक कॉफी शॉप थी जिसका मालिक एक छोटा सा नॉर्वेजियन था और उसकी वाइफ थी, समर्पित पत्नी, डिवोटेड वाइफ। तो वो कॉफी शॉप चलाता था वहां पे, कनेक्टिकट में। द ग्रीनविच ग्रुप हैड lifted him up, lifted him to sobriety, and his shop had become a popular rendezvous for them. तो ग्रीनविच में ग्रुप ऑलरेडी था, तो वहां पे जाके वो सोबर हुआ, उस ग्रुप के संपर्क में आया और वहां पे वो नॉर्वेजियन, अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इस नॉर्वेजियन का नाम था जॉर्ज एफ। पूरा नाम मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ इसका नाम था जॉर्ज एफ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। वो ग्रीनविच ग्रुप में जाके सोबर हुआ और फिर धीरे धीरे, जैसे हम आफ्टर मीटिंग की बात करते हैं, कहीं ना कहीं इकट्ठे होते हैं मीटिंग के बाद चाय वाय पीने के लिए, तो उसकी जो कॉफी शॉप थी वो उस ग्रुप का मिलन स्थल कह लो, मिलने की जगह बन गई, कि वहां पे मिलने लगे मेंबर्स आके। अब इसका बैकग्राउंड क्या था? द लिटिल नॉर्वेजियन had not written and had not heard from home in the 20 years he had been a virtual derelict. ये 20 साल पहले अपना घर छोड़ के आ गया, अमेरिका में आके बस गया था, और 20 साल में इसने अपने परिवार से कोई संपर्क नहीं किया। शराबीपन में ये डूब गया था, तो घर वालों से एक तरह से नाता तोड़ लिया था। एंड ही हैड बीन अ वर्चुअल डेरेलिक्ट, यानी कि एक तरह से जिसको त्याग दिया जाता है, परिवार ने त्याग दिया हो, तो ये त्यागा गया था एक तरह से अपने परिवार द्वारा। ना इसने संपर्क किया, ना परिवार ने संपर्क किया। लेकिन अब वो सोबर था, सही चल रही थी जिंदगी। सो बट नाउ, फीलिंग श्योर ऑफ हिमसेल्फ, he sent a letter bringing the folks back there up to date and telling them all about himself and his escape from alcoholic oblivion via AA. तो अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, थोड़ी हिम्मत आई, तो उसने अपने घर में, नॉर्वे में, चिट्ठी लिखी अपने घर वालों को और उनको सारा बताया कि क्या मेरी कहानी रही है और अब मैं कैसे सोबर हूँ ए के माध्यम से। ए की वजह से मैं वो शराबीपन की गुमनामी से कैसे निकला, अल्कोहलिक ऑब्लिवियन। अब मैं उस शराबीपन की गुमनामी से कैसे निकला हूँ, वो सारी कहानी उसने चिट्ठी में लिखी अपने घर वालों। He soon received an excited and pleading letter. और पता नहीं उसे उम्मीद थी या नहीं थी, लेकिन जल्दी उसे घर से जवाब भी आ गया, घर से चिट्ठी भी आ गई। और एक्साइटेड एंड प्लीडिंग लेटर, यानी रोमांचित हुए वो उसकी बात सुन के, उसकी कहानी सुन के एक्साइटेड हुए, रोमांचित हुए। और फिर एक प्रार्थना भी करी उन्होंने, प्लीडिंग, एक उसको उन्होंने प्रार्थना बड़ा पत्र लिखा,
telling him of the awful plight of his brother. उसके भाई का भी बुरा हाल था। उसका भाई भी शराबीपन में डूबा हुआ था। उसके बारे में बताया कि भाई उसकी बहुत बुरी हालत है। और वो भाई क्या करता था, अ टाइप सेटर ऑन एन ऑस्लो न्यूज़पेपर। ऑस्लो राजधानी नॉर्वे की, वहां पे वो न्यूज़पेपर में काम करता था। टाइप सेटर वैसे ही होते हैं जैसे आज हम फॉर्मेटिंग के लिए करते हैं न्यूज़पेपर में। आजकल तो सब कंप्यूटराइज्ड है, डिजिटल है, तो वो फॉर्मेटिंग वगैरह का जो होता है उस टाइम पे टाइप टाइप सेटिंग होती थी कि किस तरीके से कितने मार्जिन में क्या आएगा कंटेंट, तो वो टाइप सेटिंग बोलते हैं उसको। तो वो न्यूज़पेपर में वो टाइप सेटिंग करता था, लेकिन इस समय उसकी हालत बहुत खराब थी। द ब्रदर हिज रिलेटिव सेड was not long for his job and maybe not long for this world. What could be done? अब उसके जो भी रिलेटिव थे, और यहाँ पे उसको बताया नहीं गया है कि कौन थे जो रिलेटिव, लेकिन जो भी संबंधी थे उन्होंने चिट्ठी में क्या लिखा कि अब ना तो उसकी नौकरी ज्यादा दिन टिकने वाली है और ना ही वो खुद ज्यादा दिन बचने वाला। नॉट लॉन्ग फॉर हिज जॉब, मे बी नॉट लॉन्ग फॉर दिस वर्ल्ड। तो ना तो नौकरी ज्यादा दिन चलने वाली है और ना वो दुनिया में ज्यादा दिन रहने वाला है। उन्होंने इससे पूछा, जॉर्ज एफ से, क्या किया जा सकता है? कुछ किया जा सकता है इसका? क्या कुछ किया जा सकता है? द लिटिल नॉर्वेजियन इन ग्रीनविच टुक काउंसिल विद हिज वाइफ। अब इसने अपनी पत्नी से परामर्श किया, सलाह मशवरा किया। भाई इतनी बड़ी बात उन्होंने लिख दी कि भाई की हालत खराब है, मरने वाला हो रहा है, नौकरी जाने वाली है, तो क्या किया जाए? और सलाह मशवरा करके क्या निकल के आया? दे सोल्ड देयर कॉफी शॉप ऑल दे हैड इन द वर्ल्ड एंड bought a round trip to Oslo with only a little to spare. ये शायद हमने कभी मैंने तो नहीं देखा कम से कम ऐसा। अपनी कॉफी शॉप बेच दी, वही थी उनके पास एकमात्र उनकी पूंजी, उसको भी बेच दिया। ओस्लो आने जाने का टिकट खरीदा और थोड़े से पैसे फिर बाकी बच गए, जो खर्चे वर्चे के लिए उनको जरूरत थी, तो थोड़े से पैसे बचे उसमें से। तो भाई के पास जाने के लिए उसने अपना एकमात्र जो चीज थी उसके पास, कॉफी शॉप, वो बेच दी और मियाँ बीवी ओस्लो के लिए निकल गए। आने जाने का टिकट खरीद लिया था उन्होंने और थोड़े पैसे बचे। A few days later, they saw their homeland. थोड़े दिन बाद वो पहुंच गए अपने देश में। From the airfield, they hurried down the east bank of Oslo Fjord to the stricken brothers' house. सॉरी, एयरपोर्ट पे उतरे और वहां से समुद्री रास्ते से वो पहुंचे। ओस्लो फ्योर्ड, फ्योर्ड होता है जब समुद्र दो पहाड़ियों के बीच से निकलता है। संकरा सा रास्ता होता है और वो पहाड़ियां ढलान वाली होती हैं, दो पहाड़ होते हैं, तो पहाड़ों से जब निकलता है समुद्र, उस रास्ते को फ्योर्ड बोलते हैं। ये ओस्लो में भी फ्योर्ड था, तो उस रास्ते से वो अपने बीमार भाई के पास पहुंचे। ये दिखा रहे हैं जी, आपको फ्योर्ड दिखा रहे हैं पिक्चर में। तो पहाड़े हैं और पहाड़ों के बीच से समुद्र निकल रहा है। तो वो बीमार भाई के पास पहुंचे वहां पे। इट वॉज जस्ट एज दे हैड बीन टोल्ड, द ब्रदर वाज क्लोज टू द जंपिंग ऑफ प्लेस। जैसा उनको बताया गया था, उन्होंने भाई की हालत देखी, वाकई में वो खत्म होने वाला था। जंपिंग ऑफ प्लेस कि हम पढ़ चुके हैं बिग बुक में, तो वो खत्म होने वाला था, बुरा हाल था। बट ब्रदर वॉज ऑब्स्टिनेट। अब इसने जाके अपने भाई से बात की, उसको बताया कि मुझे मदद मिली है, ए से मैं सोबर हो गया हूँ, शराब से दूर हूँ और मैं ठीक हूँ। लेकिन ब्रदर बड़ा अड़ियल था, जिद्दी, ऑब्स्टिनेट। वो सुनने को तैयार नहीं था। द मैन फ्रॉम गिलविच टोल्ड हिज ए स्टोरी एंड री टोल्ड इट। बार बार उसको अपनी एक ही कहानी बताई कि कैसे ए में गया, वहां पे क्या हुआ, वही कैसे थे, फिर क्या हुआ और आज कैसे हैं। अपनी लाइफ स्टोरी बताई उसे, बार बार बताई, री टोल्ड।
और फिर देखो क्या किया उसने, ही ट्रांसलेटेड द 12 स्टेप्स ऑफ ए एंड अ स्मॉल पैम्फलेट ही हैड ब्रॉट अलोंग। उसने 12 कदमों को अपनी लोकल लैंग्वेज में, नॉर्वेजियन में ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया उसका, और एक पैम्फलेट भी छोटा सा वो ले गया था। अब ये मुझे नहीं पता कौन सा पैम्फलेट था, और एक छोटा सा पैम्फलेट लेके गया था और उसको भी ट्रांसलेट किया ताकि उसके भाई को समझ में आ सके, वो पढ़े। बट इट वॉज ऑफ नो यूज, कोई फायदा नहीं हुआ। ब्रदर वुड हैव नन ऑफ इट, वो तो सुनने को तैयार नहीं है, वो तो बात करने को तैयार नहीं इस बारे में। इतना जिद्दी, इतना अड़ियल, डिनाइल, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन वो इसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। सेड द ट्रेवलर्स, हैव यू कम ऑल द वे टू ऑस्लो जस्ट फॉर दिस? अभी ट्रेवलर्स इन्हीं को कह रहा है, पति पत्नी को, जॉर्ज उसकी पत्नी को, उनको ट्रेवलर्स बोल रहा है जो चल के आए थे वहां से, ग्रीनविच कनेक्टिकट अमेरिका से ऑस्लो आए थे। वो अपने आप में बात कर रहे थे कि हम इसके लिए, इस चीज के लिए इतनी दूर आए थे? हम तो आए थे इसकी मदद करने, सब कुछ बेच बाच के, सारा अपना काम धंधा समेट के, और इसकी मदद करने आए थे। अगला तो सुनने को तैयार नहीं है। तो क्या ओस्लो हम इसलिए आए थे? आर मनी विल रन आउट, सून रन आउट, एंड वी शैल हैव टू गो बैक। अब भाई को बता रहा है कि भाई हम इसलिए थोड़ी आए थे तेरे पास कि तू सुने ही नहीं, मदद लेने कोई तैयार नहीं है। थोड़े दिन में हमारे पैसे भी खत्म हो जाएंगे, फिर हमें वापस जाना पड़ेगा। वापसी की टिकट तो करा रखी थी ना, फिर हमें वापस जाना पड़ेगा। मतलब एक तरह से भाई को मनाने की कोशिश कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, उसे निवेदन कर रहा है कि भाई मेरी बात सुन ले, मान जा। ब्रदर सेड नथिंग। इतनी बात सुनने के बाद भी भाई चुप रहा, कुछ नहीं बोला, वो कुछ नहीं बोला। So the Norwegian from Greenwich began to converse the clergyman and some of the doctors in Oslo. तो अब वो क्या किया उसने, द नॉर्वेजियन फ्रॉम ग्रीनविच, ग्रीनविच से जो आया था जॉर्ज, उसने धर्म गुरुओं के पास जाना शुरू किया, डॉक्टरों के पास जाना शुरू किया ओस्लो में, उनसे बात करनी शुरू की कि शायद आपकी बात सुन ले ये मेरा भाई। उनको बताया ए के बारे में, 12 कदमों के बारे में, और उनसे निवेदन कर रहा है, उनसे बात कर रहा है तो उसको समझाओ, शायद वो आपकी बात सुन ले। देवर पोलाइट बट नॉट इंटरेस्टेड। बात तो सुनी उन्होंने, नम्रता से बात तो सुनी उसकी, लेकिन कोई दिलचस्पी नहीं थी उनकी, उनको कोई रुचि ही नहीं थी इसमें। तो भाई हमारी समझ से बाहर है, तू देख अपना काम, हमें कुछ लेना देना नहीं इससे। मच कास्ट डाउन, द ए एंड हिज वाइफ मेड देयर प्लान्स टू रिटर्न टू अमेरिका। अब कोई रास्ता ही नहीं बचा, भाई सुनने को तैयार नहीं, वहाँ लोकल कोई मदद करने को तैयार नहीं, ना धर्मगुरु, ना डॉक्टर, कोई सुनने को तैयार नहीं। तो अब पूरी तरह से निराश हताश होके उन्होंने वापस जाने का प्लान कर लिया। अब कोई फायदा नहीं है, हमने बहुत कोशिश कर ली, तो अब हम बेहतर बेहतर है कि वापस चले जाएं अमेरिका। देन द इम्पॉसिबल हैपन। तो देखो चमत्कार, कैसे चमत्कार होते हैं। असंभव हो गया, जो असंभव लग रहा था वो हो गया। चमत्कार से भरा पड़ा है हमारा एक का इतिहास, और ये उनमें से एक है। ब्रदर सडनली कॉल्ड आउट एंड सेड, टेल मी मोर अबाउट दिस एनोनिमस अल्कोहलिक्स इन अमेरिका। अचानक फिर भाई ने उसको बुलाया, वो जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन भाई ने उसको अचानक बुलाया और उसको बोला अच्छा मेरे को बताओ और बताओ उसके बारे में। अब उसको पूरा नहीं आता को, उसने एनोनिमस अल्कोहलिक्स बोला, अमेरिका में जो एनोनिमस अल्कोहलिक्स है उसके बारे में बता मुझे, और एक्सप्लेन अगेन देयर 12 स्टेप्स टू मी। और उनके वो 12 कदम हैं, दोबारा उनके बारे में मुझे बताओ, एक्सप्लेन करो, ए के बारे में बताओ और उनके 12 कदमों के बारे में फिर से मुझे समझाओ जरा। He sobered up almost at once and was able to watch his brother's plane to the air for New York.
गजब की बात है। लगभग तुरंत ही वो सोबर हो गया। डिनायल टूटा, ध्यान से सुना उसने। तो हम कहते हैं ना, लर्न टू लिसन, लिसन टू लर्न। कान खुले मुंह बंद, वो चीज इसमें नजर आ रही। जब वो सुनने को तैयार हुआ, जब उसने सुना, विलिंगनेस, ओपन माइंडेडनेस, लगभग तुरंत सोबर हो गया। और ऐसा सोबर हुआ कि वो अपने भाई को एयरपोर्ट पे सी ऑफ करने आया, विदा करने आया। कह रहा है उसने देखा अपने भाई को जहाज में जाते हुए, वहां छोड़ने आया उनको। He had got the message all right, but he was alone now. What could he do? तो मैसेज तो मिल गया उसे, सोबर भी हो गया, लेकिन अब वो अकेला था। पहले तो भाई था साथ में, अब वो अकेला था। अब क्या कर सकता था सोबर रहने के लिए? 12 कदमों में बताया था भैया पास ऑन करना है। अब क्या करे? अब वो सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं। अनिल जी, एक पैरा और ले लेंगे, टाइम है अभी? जी हाँ, ले सकते हैं सर। ठीक है जी, थैंक यू। The instant he got back to work, he started modest ads in his own newspaper, one every day for a month. अब वो काम पे वापस पहुंचा, अपने नौकरी पे। न्यूज़पेपर में तो था ही, वो टाइप सेटर था। तो उसने क्या किया, काम पे वापस पहुंचते ही पहला काम किया, अपने ही अखबार में 1 महीने के लिए उसने बुकिंग कर दी कि रोज एक छोटी सी ऐड जाएगी अखबार में। 1 महीने के लिए रोज एक छोटी सी जो है ऐड जाएगी अखबार में, विज्ञापन जाएगा ए के बारे में। और देखो यहाँ पे फिर सिमिलैरिटी, नथिंग हैपेंड अंटिल द वेरी लास्ट डे। आखिरी दिन तक कुछ नहीं हुआ। 1 महीने तक ऐड देता रहा, आखिरी दिन तक कुछ नहीं हुआ। अब वहाँ बिल्डब्ल्यू ने भी बस बहुत नंबर घुमाए थे, आखिरी नंबर मिला था उसे। जब बिल्कुल खतरा लग रहा था, तो उसने भी बहुत नंबर घुमाए थे, 10 नंबर घुमाए थे, शायद 10 थे ना उसके पास डॉलर। तो आखिरी नंबर पे उसे मिला था। यहाँ भी उसे आखिरी दिन तक कोई जवाब नहीं आया। देन द वाइफ ऑफ वन ऑफ द ऑस्लो साइडवॉक फ्लोरिस्ट wrote him a letter asking help for her। आखिरी दिन पे उसे ओस्लो में साइडवॉक फ्लोरिस्ट, यानी जो फुटपाथ पे फूल बेचते हैं ना, और हमारे यहाँ भी देखते हैं हम, फुटपाथ पे फूल बेच रहे होते हैं। तो ओस्लो साइडवॉक फ्लोरिस्ट, उसकी बीवी ने, जो फूल बेचता था फुटपाथ पे, उसकी बीवी ने इसको चिट्ठी लिखी, मदद मांगी, चिट्ठी लिख के इसके भाई, अपने पति के लिए मदद मांगी। द फ्लोरिस्ट हर्ड द स्टोरी एंड स्टडी द 12 स्टेप्स ही टू राइड अप। अब ये 12 स्टेप किया उसका, उस फूल वाले का 12 स्टेप किया इस भाई ने। उसको अपनी कहानी बताई, उसको 12 कदम बताए, उसने भी सुने, और उसको भी समझ में आया, और वो भी सोबर हो गया। द टू मैन ग्रुप continued the newspaper notices that A had come to town। अब वो 1 महीने के लिए तो दिया था पहले तो, लेकिन जब दूसरा आदमी मिल गया, तो उन्होंने फिर वो एड्स आगे देने शुरू कर दिए, वो विज्ञापन ए के बारे में अखबारों में आगे देना जारी रखा। वो देते रहे, और उसमें दे क्या रहे थे कि ये आपके शहर में अल्कोहलिक्स अनोनिमस आ गया है, यानी कि मदद है शराबियों के लिए, अगर मदद चाहिए तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस है। Soon they had a third sober member। अब जल्दी एक तीसरा मेंबर भी आ गया। ये कौन था, क्या था, अगर जानकारी होगी तो राजेश जी या अरुण जी बताएंगे। मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। Among others who followed was a patient of Dr. Gordon Johnson, Oslo's leading psychiatrist। अब उसके बाद में जो आए, 3 लोगों के बाद में जो और भी मेंबर्स आए, उनमें डॉक्टर गॉर्डन जॉर्डन थे ओस्लो के, जॉनसन, सॉरी, गॉर्डन जॉनसन, उनका एक पेशेंट था। और ये डॉक्टर गॉर्डन जॉनसन कौन थे?
वहाँ के प्रमुख मनोचिकित्सकों में से, लीडिंग साइकियाट्रिस्ट, वहाँ का प्रमुख मनोचिकित्सक थे ओस्लो के। तो उनका भी एक पेशेंट था। Dr. Johnson, a deeply religious man, at once saw the implications of A's 12 steps and immediately threw the whole weight of his reputation behind the uncertain little group. और वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे डॉक्टर जॉनसन। जब उनका पेशेंट सोबर हुआ, उन्होंने 12 कदमों की जानकारी ली, ए की जानकारी ली, और उनको तुरंत समझ में आ गया कि ए के 12 कदम क्या कर सकते हैं। इम्प्लीकेशंस ऑफ एज 12 स्टेप्स, ए के 12 कदम क्या कर सकते हैं, उन्हें तुरंत समझ में आ गया। और उन्होंने क्या किया? वही किया जो डॉक्टर सिल्कवर्थ ने किया था, अपनी रेपुटेशन की परवाह ना करते हुए पूरी तरह से ए को समर्थन। इस छोटा सा जो ग्रुप था, द होल वेट ऑफ हिज रेपुटेशन, अपनी पूरी प्रतिष्ठा इनके पीछे लगा दी। अब यहाँ पे होल वेट ऑफ रेपुटेशन का मतलब है कि अपनी प्रतिष्ठा का पूरा लाभ इस ग्रुप को दिया। लीडिंग साइकियाट्रिस्ट हैं, उनकी बात सुनते हैं लोग, उनकी बात मानते हैं लोग। तो उन्होंने अपनी उसी प्रतिष्ठा के, अपनी रेपुटेशन के दम पर इस ग्रुप को समर्थन दिया, आगे बढ़ने में, आगे बढ़ाने में पूरा सपोर्ट दिया, सहायता की अपनी रेपुटेशन के दम पे। तो ये ग्रुप आगे बढ़ा। अब आगे स्टोरी तो ये छोटे छोटे 2 पैरे हैं, नॉर्वेजियन की कहानी खत्म हो जाएगी, ये दूसरे शहर की आप कहानी दोनों शुरू पैरे होगी। आप दोनों पैरे ले लीजिए जी, फिर वो कंटेंट 2 नहीं नहीं है तो ना, कल। तीसरा भी है वो उसका जी जी वर्जिन जी का। 2 नहीं जी है जी ना, तीसरा भी है, टाइम लग जाएगा, और कोई बात नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ मैं। तो यहीं रुक जाते हैं जी, बाकी कल ले लेंगे फिर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद जी, थैंक यू। थैंक यू विमल जी, थैंक यू सो मच। बहुत इंस्पायरिंग रीडिंग थी आज की, कि कैसे ये की जो जहाँ पर काफी आज दूसरी एक बात जो बहुत क्लियरली दोबारा से समझ में आती है, गॉड हैज इट्स मिस्टीरियस वेज। कैसे परसिस्टेंट डिनायल से अचानक सोबर उस व्यक्ति का होना, उसकी इच्छा होना कि मैं सोबर होना चाहता हूँ और ये के बारे में जानना चाहता हूँ। वाकई थैंक यू सो मच विमल जी फॉर टुडेज रीडिंग। अब मैं राजेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा, राजेश जी प्लीज आए और थोड़ा और प्रकाश डालें आज की रीडिंग पर एक्सपीरियंस के साथ अपने। जी धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम राजेश है, मैं शादी हूँ। परमात्मा की कृपा आज नहीं की है। थैंक यू अनुज जी, सर्विस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वंडरफुल विमल जी, बहुत ही बढ़िया। मतलब हिंदी, जो इंग्लिश की हिंदी है ना, और इतनी स्पष्ट हिंदी, सच में कमाल चाहिए भाई, और थैंक यू सो मच। और सुमेश जी, ये घाटियां दिखाने के लिए, ये चीजें दिखाने के लिए धन्यवाद भैया, लेके जाते हो आप लोग वहीं पे। तो ये तो मैं स्टोरी यार, वो 3-4 दिन पहले मैं वो एक बार पहले ही बोल चुका था कि किस प्रकार से, कि यार कैसे पॉसिबल हो सकता है। जॉर्ज एफ और उसकी वाइफ का नाम था एलाइस। और कैसे कैसे कोई आदमी कर सकता है कि घर घर चिट्ठी भेजना और घर से वापस पत्थर आना कि यार तू तो सोबर हो गया भाई, तेरे घर में बहुत बुरा हाल है। और सच में यार, मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जिस स्टेट से हूँ, ऐसे तो हजारों हजार लोग हैं। लेकिन मतलब ये ऐसी स्टोरी, और बीडब्ल्यू ने ये इसे लास्ट नहीं, सबसे पहले जब जिक्र शुरू करा ना इस किताब में, इस जिक्र शुरू करा, मतलब किसी करैक्टर का जिक्र शुरू करा, तो सबसे पहले जॉर्ज एफ को उन्होंने उठाया। और ये 1947 की बात है। और कैसे किस तरीके से वो वाइफ भी मान गई, और उन्होंने अपना वो सारे का सारा बेचा, और सारे का सारा, और अपने भाई को बचाने जो है वो ओस्लो पे पहुंच गए, नॉर्वे की राजधानी, जैसे भी अनिल जी ने बताया। अब इस तरीके से, और जो बेस्ट से बेस्ट आज तरीके हैं वो ही करे उसके भाई ने।
जो बेस्ट से बेस्ट होते हैं, कि मतलब पहले जाके उस प्रोस्पेक्ट को समझाना, फिर कोशिश करना दूसरे प्रोस्पेक्ट पर काम करना, फिर क्लर्गी या जो भी मतलब जिनके टच में सबसे पहले अल्कोहलिक आता है उनके पास जाना, चाहे वो धर्म के पैरोकार हो, चाहे वो मेडिकल के पैरोकार हो, क्योंकि सबसे पहले शराबी का परिवार इन्हीं दो तीन चार लोगों को टच में करता है। जो खासकर सोशल संस्थाएं होती हैं, रिलीजियस संस्थाएं होती हैं, इन्हीं के पास जाता है, या इलाज करवाने डॉक्टरों के पास जाता है। वो अप्रोच भी नहीं बेचारे की काम करे, कि पोलाइट तो थे लेकिन सुनने के लिए वो नहीं थे। और फिर तीसरी चीज, ट्रांसलेट करना, जो भी उसके पास था। ये पंपलेट का नाम, ये इसमें पेज नंबर 123, और बुक है लैंग्वेज ऑफ हार्ट। इसमें नीचे दिया हुआ है, ए लॉन्ग हैंड ट्रांसलेशन ऑफ ए लिटिल पंपलेट पब्लिश्ड बाय द बाइट प्लेन न्यूयॉर्क ग्रुप। ये न्यूयॉर्क का ग्रुप था कोई बाइट प्लेन, उन्होंने ये पंपलेट लिखा था, और बाद में मैंने देखा ये कई बार रीनेम हुआ, और इस प्रकार का पंपलेट अभी तक मैंने इंडिया में तो देखा नहीं है। तो ये रीनेम हुआ, एक न्यूयॉर्क के ग्रुप ने ये बनाया था। और सबसे पहले जो शुरुआती दौर में जो न्यू कमर को चाहिए होता है वो सारा इस पंपलेट में था, वो इसने भाई सब ट्रांसलेशन करा, और अपने वहां पर जो भी एरिया था वहां पर लोगों को या अपने भाई को बताने की कोशिश करी। और फिर वो जो भगवान के रहस्यमय तरीके वाली बात, वो आ गई बीच में भाई साहब। पहले तो वो मान ही नहीं रहा, जो डिनाइल होता है वो पूरे का पूरा आया, फिर यहाँ पर वो रोने लगा। अब थोड़ी सी स्टोरी इस किताब में लैंग्वेज ऑफ हार्ट में अलग है, हल्की सी। मतलब वो जिस एक बार वो उसमें था, क्या कहते हैं, जो हैंगओवर होता है, हैंगओवर में वो रोने लगा, कि टेल मी अगेन ऑफ द इनोनोमस अल्कोहलिक, बट ऑफ माई ब्रदर शैल आई डू। ये सेंटेंस निकलने ना किसी न्यू कमर के मुंह से, कि मैं क्या करूं बता भैया, और हाथ खड़े होना, यहां से वहां पर शुरुआत होगी। उसके भाई ने काम करा। अब अगर यहाँ की हिस्ट्री को देखें, यहाँ की प्रॉपर हिस्ट्री को देखें, तो 1953 के लगभग यहाँ पर 83 ग्रुप और 1125 मेंबर हो गए थे भाई साहब। इतनी तेज गति से अल्कोहलिक एनोनिमस नॉर्वे में भरा। और ये पहले एक लाख ट्रस्टी बने डॉक्टर ग्रूडॉन जॉनसन, और इनके साथ है एंड्रयू स्टोलन, वो अटॉर्नी थे। 5 ए मेंबर, मतलब 5 बी क्लास और 2 ए क्लास ट्रस्टी बने। लेकिन सबसे ज्यादा अगर देखें तो सबसे ज्यादा कलेश इस जगह पे हुआ, नॉर्वे में। अल्कोहलिक एनोनिमस वो धार पकड़ ही नहीं पाया। ये शुरुआती जो धार थी, वो धार अल्कोहलिक एनोनिमस ले नहीं पाया, क्योंकि नॉर्वे में डिसयूनिटी का सबसे बड़ा एग्जांपल आपको अगर किसी देश में मिलेगा ना, तो डिसयूनिटी का एग्जांपल यहाँ नहीं, मतलब इससे ज्यादा कहीं नहीं मिलेगा, जो नॉर्वे में घटना है हमारे साथ हुई। हालांकि इन्होंने बाकी चीजें तो, यहाँ तक तो ग्रोथ बिल्कुल सही चल रही है, लेकिन और ये पहला कंट्री भी है जिसने हम ट्रांसलेशन, पहली हमारी किताब की ट्रांसलेशन होना, जो किताब ये डाली थी अल्कोहलिक एनोनिमस की बिग बुक, ये डाली थी, लाल कलर का ये जो इसका कवर है। तो ये पहली इंटरनेशनल लेवल पर पहली बिग बुक थी जो अपनी भाषा में इन लोगों ने ट्रांसलेट करी, पब्लिश करवाई। लेकिन ये उन्हीं देशों में से जिसने सबसे ज्यादा सफर करा। अब सफर किस चीज का करा इसने? जब इन्होंने एंटर ग्रुप बनाया तो ये इन्होंने वो एंटाबॉस, गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप की एंटाबॉस क्लिनिक था, उसके साथ टाई अप कर लिया इन्होंने। 12 कदम 12 परंपराओं का कोई हिसाब नहीं वहां पर। बाहर से पैसा खूब लो, पब्लिसिटी खूब करो, पब्लिक इश्यू पर खुलकर बात करो। और 1955 में इन्होंने भी एक कन्वेंशन करी थी, बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। और यही कारण है कि ये टकराव के कारण इन लोगों ने ना, वो जो ग्रोथ अल्कोहलिक एनोनिमस को मिलनी थी, खैर बाद में अडॉप्ट हुई, बाकी चीजें हुई, सारी चीजें हुई, लेकिन डिसयूनिटी और हमारी ट्रेडिशन को, खासकर मैं ट्रेडिशन को जोड़ दूंगा, कि ट्रेडिशन को अडॉप्ट नहीं करने वाला ये देश जो नॉर्वे था, इसमें सबसे ज्यादा कला और क्लेश के कारण हमारी इतनी बेहतरीन ग्रोथ, और उस आदमी का सेक्रीफाइस, जॉर्ज एफ का सेक्रीफाइस, या इन लोगों का, इसके भाई ने इस प्रकार से ऐड देनी, फिर री ऐड देनी, एक मेंबर मिलने के बाद फिर जाकर, मतलब बड़ी मेहनत करी स्टार्टिंग में इस फैमिली ने। लेकिन उसके बावजूद भी
बड़ी मतलब उसके साथ बोलना पड़ा कि यार किस प्रकार से जो है। और मतलब मुझे लगता है कि हमारे जो स्ट्रक्चर है बना, तो कुछ ना कुछ यार उन लोगों ने, हमारे पाइनर ने अच्छा काम करा है। उस हिसाब से तो मेरे को लग रहा है कि हमारे पाइनर ने जिस तरीके से बीच के सालों में हमारी गति बिल्कुल रुकी इंडिया में, और बाद में जाके अच्छा काम हुआ, या साउथ के मैं 3 4 5 स्टेटों में देखूं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम हुआ। तो इसका मतलब स्ट्रक्चर का कहीं ना कहीं और ट्रेडिशन का या यूनिटी का बहुत बड़ा रोल था। धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच।